क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब मैं आपको एक बात बताने जाता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं हु सेड व्हाट सीरीज। ये हु सेड व्हाट क्या है सर? याद ही नहीं आता है कौन इकोनॉमिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी है सर, उस थ्योरी में क्या था, किस इकोनॉमिक्स ने कौन सी डेफिनेशन दी है रे बाबा। बिल्कुल समझ में नहीं आता है, बिल्कुल दिमाग पागल हो जाता है रे बाबा इसको तैयार करने में। वो थामा थामा, उसी प्रॉब्लम को दूर करने आए हैं, उसी प्रॉब्लम को दूर करने आए साहिब। अब ज्यादा समय जाया नहीं करते हैं, बस आपका आज 45 मिनट से 1 घंटे का समय जाने वाला है इस क्लास के अंदर। ऑल राइट, चलो बचपाड़ी। अब मैं आपको कुछ मेजर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बता देता हूं। वैसे तो ये आपको पता है, अब देख लो और समझ आ जाएगा। वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दी थी? एडम स्मिथ भैया ने। वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दी थी एल्फ्रेड मार्शल ने। स्कार्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया था लियोनल रॉबिन्सन ने। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया था सैमुअलसन ने। क्या ये बात याद रहेगी सब बचपाड़ी? क्या ये बात एकदम याद रहेगी आप लोगों को? चलो इसी के साथ एक चिंटू क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो भैया, चलो भैया, जल्दी से ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे। 2 क्वेश्चन सा दे रहा हूं, चलो भैया, चलो भैया। चलो भैया, स्कार्सिटी डेफिनेशन किसने दी थी? सारे के सारे बच्चे बताओ, स्कार्सिटी डेफिनेशन। अभी मैंने मार्क कराया, अभी मार्क कराया। देखो, स्कार्सिटी की डेफिनेशन लियोनल रॉबिन्सन भी लिख सकते हैं। सी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है ना? बात समझ में आई बचपाड़ी? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला देखो, अगला। चलो भैया, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लो और बता दो। द डेफिनेशन साइंस विच डील्स विद वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन की बातें हो रही हैं, ये किसने बताया? वेल्थ ऑफ, वेल्थ के बारे में किसने बताया? अभी हम लोगों ने मार्क किया है, बताओ भाई। बहुत बढ़िया, एडम स्मिथ, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, एडम स्मिथ भैया ने। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब अगली बात देखते ही तुम्हें मजा आ जाएगी। ये बताओ, ये मर्केंटाइलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे किस चैप्टर से है। देखो, मर्केंटाइलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड किसमें था? थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अरे सर, मैं तो इसी का वेट कर रहा था कि कोई मुझे ये रिवाइज करवा दे। चैप्टर नंबर 9, 10 नंबर की आएगी ये। चैप्टर नंबर 9, इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में मर्केंटाइलिस्ट क्या कहता है? ज्यादा ज्यादा एक्सपोर्ट पर फोकस करो, इंपोर्ट पर कम फोकस करो। सब लोगों को ज्यादा ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए, इंपोर्ट के ऊपर कम फोकस होना चाहिए। ये किसी एक डेजिग्नेटेड इंसान या इकोनॉमिस्ट ने नहीं दिया था। मर्केंटाइलिस्ट बहुत पुरानी थ्योरी है, तो उसको मर्केंटाइलिज्म बोलते हैं। यहां पर फोकस होता था एक्सपोर्ट, 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 एक्सपोर्ट। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है? दिमाग में डालो, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है? थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है? किसने दिया था? थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज दिया था एडम स्मिथ ने। मैं तुमको बस याद दिलाने आया हूं, ज्यादा समय आपका लेने नहीं आया हूं मैं, ठीक है ना भाई? थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज दिया था एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने क्या बोला था? इस थ्योरी को आसान भाषा में बता देता हूं।
अगर कंट्री ए है जो किसी एक प्रोडक्ट को बनाने में अच्छी है, कंट्री बी है वो किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में अच्छी है, जो कंट्री जौन सा प्रोडक्ट बनाने में अच्छी है उसको फोकस करना चाहिए वो प्रोडक्ट बनाने में, जो कंट्री जौन सा प्रोडक्ट बनाने में अच्छी है उसको फोकस करना चाहिए अपने प्रोडक्ट बनाने में, और आपस में ट्रेड कर लेना चाहिए। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। थ्योरीज के जितना भी डिटेल में जाओगे उतना ज्यादा परेशान होगे तुम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसको आराम आराम से बस देखते देखते चलो। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें, कंट्री ए राइस 1 घंटे में बनाती है 10 kg लेबर आवर यूज करके, क्लॉथ बनाती है 50 मीटर, ये प्रोड्यूस करती है 7 kg और ये बनाता है 70 मीटर लेबर आवर। इसका मतलब कंट्री ए राइस बनाने में अच्छी है और कंट्री बी क्लॉथ बनाने में अच्छी है, तो कंट्री ए को राइस बनाना चाहिए, कंट्री बी को क्लॉथ बनाना चाहिए और आपस में ट्रेड कर लेना चाहिए। ये क्या है? थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। क्या जुबान केसरी हो गया? सब बच्चों को बात समझ में आ गई? थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज देखते चलो, मजा आ जाएगा। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज अगली थ्योरी थी। ये कंपैरेटिव एडवांटेज किसने बताया? डेविड रिकार्डो ने। किसने बताया? डेविड रिकार्डो ने। अब डेविड रिकार्डो क्या कह के चले गए हमारे बीच में? डेविड रिकार्डो क्या कह के चले गए कि भैया भैया अगर मान लेते हैं इंडिया अच्छा है दोनों प्रोडक्ट्स बनाने में एज कंपेयर टू बांग्लादेश। अगर तुम देखो ना, इंडिया 1 घंटे में 2 शर्ट बनाता है, 3 पैंट बनाता है, बांग्लादेश 1 शर्ट बनाता है, 1 पैंट बनाता है। अब अगर हम देखें, इंडिया दोनों प्रोडक्ट्स को बनाने में ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू बांग्लादेश, लेकिन फिर भी आपस में ये लोग ट्रेड कर सकते हैं। कैसे? इंडिया जो ज्यादा अच्छा बना सकता है उसको वो बनाना चाहिए और बांग्लादेश से उससे दूसरा प्रोडक्ट बनवाना चाहिए और आपस में ट्रेड कर सकते हैं। इससे एक कंट्री को मुनाफा हो जाएगा। इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। इस केस में क्या करेगी? इस केस में देखो, इंडिया विल प्रोड्यूस पैंट्स क्योंकि 3 पैंट बनाते हैं, एंड इंपोर्ट शर्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश एंड एक्सपोर्ट्स पैंट्स टू देम। सिंपल सी बात है। अगर एक कंट्री दोनों प्रोडक्ट बनाने में ज्यादा अच्छी है तो उसको अपना वर्कफोर्स उस प्रोडक्ट को बनाने में लगाना चाहिए जो वो ज्यादा अच्छा बनाता है। जैसे 1 घंटे में इंडिया 2 शर्ट्स बनाती है और 1 घंटे में 3 पैंट्स बनाती है, तो इंडिया को फोकस करना चाहिए कि वो 3 पैंट्स बनाए, ठीक है ना, और शर्ट्स को इंपोर्ट कर ले बांग्लादेश से और अपनी पैंट्स एक्सपोर्ट कर दे बांग्लादेश को। इस तरह से थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज में डेविड रिकार्डो के हिसाब से एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड कर सकती है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है ना, आगे बढ़ो। अब आते हैं हेक्सर ओहलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड क्या बोलता था। यहां पर दो इकोनॉमिस्ट थे, यहां पर मेरी जान दो इकोनॉमिस्ट थे, एक एली हेक्सर और दूसरा बर्टिल ओलिन। इन्होंने क्या बोला अब समझना। मैं इतने सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको, ये बहुत आसान है। मैं यहां पर आपको एमसीक्यू लगवाने नहीं आया हूं, मैं लगवा चुका हूं। वो तुमने नहीं देखे, तुम देख सकते हो। मैं यहां पर तुमको बस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आखिरी में देने आया हूं ताकि तुम्हें मजा आ जाए, ठीक है ना भाई? और थोड़े दिन बाद तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों एमसीक्यूज हम लोग नहीं लगा रहे थे, क्योंकि रटन विद्या नहीं चलती है, कंसेप्चुअल विद्या चलती है इकोनॉमिक्स के अंदर। भाई देखो, हेक्सर और ओलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड बोलता है अगर एक कंट्री में ज्यादा लेबर्स है तो उसको फोकस करना चाहिए लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाने के लिए। अगर एक कंट्री जिसमें ज्यादा कैपिटल है, ज्यादा पैसा है, उसको फोकस करना चाहिए कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है? जिस कंट्री में लेबर सरप्लस है उसे लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, जिस कंट्री में कैपिटल सरप्लस है उसको कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे इंडिया में लेबर इंटेंसिव है तो एग्रीकल्चर पे फोकस करना चाहिए, और अगर कैपिटल इंटेंसिव यूएसए के अंदर है तो उसको ऑटोमोबाइल में फोकस करना चाहिए, और आपस में इनको ऑटोमोबाइल इसे दे देना चाहिए, इन्हें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन्हें दे देना चाहिए। इस तरह से आपस में ट्रेड हो सकती है एज पर हेक्सर एंड ओलिन थ्योरी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, मैं इसी में एक और चीज लिखकर दिखा देता हूं, आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। एक और थ्योरी हुआ करती थी जिसका नाम है एनटीटी, न्यू ट्रेड थ्योरी। एनटीटी ये दिया था पॉल क्रूगमैन ने, याद रख लेना, पॉल क्रूगमैन ने। ऑल राइट। अरे जय श्री राम भैया, जय श्री राम।
पॉल क्रूगमैन ने। बात समझ में आ रही है? चलो भैया, आपके सामने एक क्वेश्चन पेश कर रहे हैं, इरशाद बोलिएगा इरशाद। ज्यादा समय नहीं लेना है, केवल 10th स्लाइड पर आ गए, सिर्फ 19 है, खत्म हो जाएगा। उसके बाद आधे घंटे भी क्लास चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ज्यादा सेल्फ स्टडी आपको पेपर क्लियर करवाएगी बच्चा, बार बार मैं ये बोल रहा हूं। सब लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। गिवन द नंबर ऑफ लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस क्लॉथ एंड ग्रेन इन 2 कंट्रीज, विच कंट्री शुड प्रोड्यूस ग्रेन? किस कंट्री को ग्रेन प्रोड्यूस करना चाहिए? लेबर कॉस्ट आवर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट, लेबर कॉस्ट आवर्स भी दे रखे हैं। अब आओ देखो, लेबर कॉस्ट आवर्स भी दे रखे फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट। क्लॉथ कंट्री ए प्रोड्यूस करता है 40 और ये 80, ग्रेन ये 80 और ये 40। बताओ भैया, बताओ भैया, बताओ भैया, बताओ। देखो ना, गिवन द नंबर ऑफ लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस क्लॉथ एंड ग्रेन इन 2 कंट्रीज। लेबर आवर्स यहां 40 लेबर आवर्स लगते हैं क्लॉथ को प्रोड्यूस करने में, 80 लेबर आवर्स लगते हैं क्लॉथ को प्रोड्यूस करने में। इनको ग्रेन को प्रोड्यूस करने में 80 लेबर आवर्स लगते हैं, कंट्री बी को लगते हैं 40, तो कंट्री बी सस्ता बना रही है। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। सारे बच्चों ने एकदम बढ़िया आंसर बताया, मजा आ गया। कहां मिलेगा? सब कुछ एप्लीकेशन पर मिलेगा हमारी, उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर। बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, बहुत बढ़िया, खूबसूरत। एक क्वेश्चन और देख लो भाई, अगला क्वेश्चन देख लो। ये हमारा मॉड्यूल का क्वेश्चन है, कुछ यहां वहां भागने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे मॉड्यूल के अंदर दे रखा है। आप इसके अलावा कहीं भी और मत भागिए, सिर्फ मॉड्यूल करके जाइए। गिवन द नंबर ऑफ लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस wheat and rice in 2 countries, and that these countries specialize and engage in trade at a relatively price of 1:1, what will be the gain of country X? बहुत आराम से सांस लेकर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। आओ देखिए, चलो भाई देखो, कंट्री एक्स बनाती है लेबर कॉस्ट आवर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट। 1 यूनिट बनाने में 10 लगते हैं वीट को और 20 लगते हैं राइस को। कंट्री वाई को लगते हैं 20 और यहां लगते हैं 10। ठीक है भैया। गिवन द नंबर ऑफ लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस व्हीट एंड राइस इन 2 कंट्रीज, लेबर आवर्स की बात हो रही है, ठीक है ना। 10 लेबर आवर्स लगते हैं व्हीट को प्रोड्यूस करने में, 20 लेबर आवर्स लगते हैं राइस को प्रोड्यूस करने में। कंट्री एक्स में 20 लेबर आवर्स लगते हैं व्हीट को प्रोड्यूस करने में, 10 लेबर आवर्स लगते हैं राइस को प्रोड्यूस करने में, ठीक है ना। व्हाट विल बी द गेन ऑफ कंट्री एक्स? एक्स के गेन की बारे में बात कर रहे हैं, कंट्री एक्स के गेन के बारे में बात कर रहे हैं। भाई देखो, व्हीट ये सस्ता बना रहा है, ये खुद ही बनाएगा। राइस इससे इंपोर्ट कर लेगा तो कितने का फायदा हो जाएगा? 10 लेबर आवर्स का। तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, 10 लेबर आवर्स। 10 लेबर आवर्स, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो मेरी जान। चलो देखो क्वेश्चन भैया। अज्यूम इंडिया and Bangladesh have the units labor requirements for producing tables and mats shown in the table below. It follows that labor cost hours for production of 1 unit. टेबल बनाने में 3 लेबर आवर्स लगते हैं, बांग्लादेश को 8 लेबर आवर्स लगते हैं। मैट्स बनाने में इंडिया को 2 लेबर आवर्स बोलते हैं, बांग्लादेश को 1 लेबर आवर लगते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन हो गया भाई, जल्दी से बताएंगे सब बच्चे। बांग्लादेश हैज कंपेरेटिव एडवांटेज इन मैट्स, बिल्कुल सही बात है, मैट्स ये सस्ता बनाता है। इंडिया हैज कंपेरेटिव एडवांटेज इन टेबल्स बिकॉज इंडिया टेबल सस्ता बनाता है, बिल्कुल ठीक बात है। बांग्लादेश हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन मैथ्स, मैथ्स में एब्सोल्यूट एडवांटेज पे है बांग्लादेश, बिल्कुल ठीक। मतलब ये सारी बातें ही सही हैं, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। क्या बात सबको समझ में आ गया?
जहां जहां थ्योरी है वहां वहां मैं आज तुमको सब रिवाइज करवाई दे रहा हूं। ठीक है ना बाबू? आगे बढ़ जाएं। बस 15 मिनट और दे दो, 15 मिनट और। उसके बाद आपको आराम से रिवाइज करने को दे देंगे। यार ये तो बड़ा इजी, ये थ्योरी क्वेश्चन डाल दिया, मुझे डालना नहीं चाहिए था। तो रिकार्डो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ऑन द बेसिस ऑफ, रिकार्डो ने थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज किसके बेसिस पर बताया हुआ है? किसके बेसिस पर बताया हुआ है? थ्योरी ऑफ द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, बिल्कुल ठीक। द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, लेबर पर आवर के बेसिस पर ही तो रिकार्डो ने ये बात बताई हुई है। चलो भैया, अब आते हैं अगले अप्रोच के ऊपर। ये कौन सा चैप्टर है बच्चा? पार्टी टू गेस द चैप्टर। बच्चा पार्टी टू गेस द चैप्टर। मैंने जो वीडियो पिन कर रखा है तुम्हें देखना ही देखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज देख लीजिएगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। छोटा सा 13 मिनट का वीडियो है, मैंने वो कंटेंट इस वीडियो में कवर नहीं किया बिकॉज वो 2 बार दोबारा देखने का कोई मतलब नहीं है यार, नो पॉइंट, आपका समय बर्बाद होगा भाई उसमें। मनी मार्केट, मनी मार्केट, मनी मार्केट, मनी मार्केट में भी कंसेप्ट ऑफ मनी डिमांड के अंदर भी तो थ्योरीज दे रखी हैं, तो वो भी थ्योरीज देख लेते हैं। चलो ये वो चैप्टर है जो बच्चों का सबसे ज्यादा दर्द है। आओ जरा देखो, सबसे पहले आते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के ऊपर। सबसे पहली बात देखो, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ, मैं जो बात बता रहा हूं वो तुम समझ लो। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी किसने दी? आयरविंग फिशर ने। किसने दी है? आयरविंग फिशर ने। क्या ये बात याद रहेगी? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी किसने दी है? आयरविंग फिशर ने दी है। आयरविंग फिशर के हिसाब से पैसों की जरूरत किस लिए होती है? खर्चा करने के लिए, ट्रांजैक्शन अप्रोच के लिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आएगी? क्या ये बात समझ में आएगी? किसी भी बच्चे को किसी इस वाली बात पे दिक्कत तो नहीं? चलो सब बच्चों को बात समझ में आ गया। क्लासिकल अप्रोच बोलते थे, थ्योरी थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, दी किसने है? आयरविंग फिशर ने दी है। ठीक है ना? आयरविंग फिशर कहां के पढ़े हुए थे? येल यूनिवर्सिटी के। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। किस साल में पब्लिश हुई थी? 1911 में। ये सारी बातें अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएं तो बड़ा मुश्किल बात है। ठीक है ना भाई? 15 से 20 मिनट मैक्सिमम। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। फिर हम आते हैं कैम्ब्रिज अप्रोच के ऊपर। कैम्ब्रिज अप्रोच के ऊपर, कैम्ब्रिज अप्रोच को नियो क्लासिकल भी बोलते हैं। और किसने दिया है? इन द अर्ली 1900s के कैम्ब्रिज अप्रोच दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने, एसी पिगोव ने, डीएच रॉबर्टसन ने एंड जॉन मेनार्ड कीन्स ने। बात समझ में आ रही है? इन लोगों ने कैम्ब्रिज अप्रोच ऑफ मनी बताया था। नियो क्लासिकल अप्रोच भी बोलते हैं इसको, कैश बैलेंस अप्रोच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैश बैलेंस अप्रोच। क्या बात समझ में आ रही है? आसान, एकदम इजीएस्ट लैंग्वेज में बता रहा हूं। पैसे की जरूरत किस लिए होती है? एक तो ट्रांजैक्शन के लिए, एक प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए। पैसा चाहिए होता है खर्चा करने के लिए, और पैसा चाहिए होता है कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। मान लो एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन में पैसा लगेगा, तो प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए पैसा चाहिए और खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए। ये किसने बताया? कैम्ब्रिज अप्रोच में। इसको क्या बोलते हैं? कैश बैलेंस अप्रोच। दिया किसने था? एल्फ्रेड मार्शल, एसी पिगोव, डीएच रॉबर्टसन, जॉन मेनार्ड कीन्स ने। बात समझ में आ रही है? क्लियर 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 क्लियर। आगे बढ़ जाएं। द कनीजियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। अगला, द कनीजियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, इसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी बोलते हैं। इसी नाम से ये पूछा जाएगा। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी बोला जाता है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। और ये किसने दिया था? जॉन मेनार्ड कीन्स ने, जेएम कीन्स ने।
इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। और इनके हिसाब से पैसे किस लिए चाहिए? ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, खर्चा करने के लिए, प्रिकॉशनरी मोटिव इमरजेंसी के लिए, और स्पेक्युलेटिव मोटिव, स्पेक्युलेटिव मोटिव मतलब शेयर मार्केट के थ्रू अपना पैसा बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करने के लिए चाहिए। चलो भैया आगे देखते हैं। अब इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंस, अब ये किसने किसने दिया था? बोमल एंड टोबिन ने। बोमल ने 1952 और उसके बाद टोबिन ने 1956। डेवलप्ड अ डिटरमिनिस्टिक थ्योरी ऑफ ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, इसको बोलते थे इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच, इसे बोलते थे इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच। ये दिया था बोमल और टोबिन ने। बात समझ में आ रही है बेटा? सब बच्चों को बात समझ में आई? इसे रियल कैश बैलेंस भी बोलते थे, रियल कैश बैलेंस, रियल कैश बैलेंस। आओ जरा देख लेते हैं। रियल कैश बैलेंस वॉज असेंशियली व्यूड एज इन्वेंट्री हेल्ड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस, पैसे चाहिए ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए। इन्वेंट्री मॉडल्स अज्यूम दैट देयर आर टू मीडिया फॉर स्टोरिंग वैल्यू, मनी एंड इंटरेस्ट बियरिंग ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट्स। या तो एक इंसान पैसा कैश में सेव करता है या तो किसी बॉन्ड में, शेयर मार्केट में पैसा लगाता है। देयर इज फिक्स कॉस्ट ऑफ मेकिंग ट्रांसफर बिटवीन मनी एंड ऑल्टरनेटिव एसेट्स। एग्जाम्पल ब्रोकरेज चार्जेस। कहना क्या चाहते थे कि अगर एक बंदे के पास पैसे रखे हुए हैं और उसको किसी भी बॉन्ड्स में पैसा लगाना है, शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, तो उसको एक ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है। उस ब्रोकरेज चार्ज पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कहां कम से कम पैसा आपका वेस्ट हो रहा है। While relatively liquid financial assets other than money such as bank deposits offer a positive return, the above said transaction cost of going between money and these assets justifies the holding money. अब इसके अलावा बहुत डिटेल में इसमें जाने की जरूरत आपको नहीं है। चलो भैया चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद लास्ट थ्योरी के ऊपर आ रहे हैं जिसका है फ्राइडमैन्स रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी। ये दिया किसने था? मिल्टन फ्राइडमैन ने। ये किसने दिया था? मिल्टन फ्राइडमैन ने 1956 के अंदर ये दिया था। इन्होंने एक्सटेंडेड कीन्स स्पेक्युलेटिव मनी डिमांड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ असेट प्राइस थ्योरी। फ्राइडमैन ने क्या बोला? फ्राइडमैन ट्रीट्स द मनी डिमांड, द डिमांड ऑफ मनी एज नथिंग मोर देन द एप्लीकेशन ऑफ more general theory of demand for capital assets. Demand for money is affected by the same factors as demand for any other assets. Permanent income के लिए पैसा चाहिए, relatively returns on assets के लिए पैसा चाहिए। बात समझ में आया? इससे ज्यादा तुमको इससे डिटेल में जाने के लिए जरूरत नहीं है। इसके बाद एक और थ्योरी होती थी जिसको बोलते थे रिस्क एवर्जन थ्योरी, ठीक है ना? इसके अलावा एक और थ्योरी होती थी जिसको बोलते थे हम लोग रिस्क एवर्जन थ्योरी। रिस्क एवर्जन थ्योरी किस इकोनॉमिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी और उसका बेसिक क्रक्स क्या है, बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है ना भाई? ये दिया था सिर्फ और सिर्फ टोबिन ने। किससे दिया था? टोबिन ने। तुम चाहो तो इसको मार्क कर सकते हो। मैं किस इकोनॉमिस्ट ने कौन सी थ्योरी बोली और उसका क्या मेन क्रक्स है, बस यही बता रहा हूं। अब टोबिन ने बोला हम पैसे डिपेंडिंग अपॉन इंटरेस्ट रेट के हिसाब से सेव करते हैं। अगर बॉन्ड्स में ज्यादा रिटर्न मिलेगा तो बॉन्ड्स में पैसा डालेंगे, सेविंग अकाउंट में ज्यादा पैसा मिलेगा तो सेविंग अकाउंट में पैसा रखेंगे, बस। मगर याद रखना रिस्क एवर्जन थ्योरी दी किसने थी? टोबिन ने। इतनी सी बात याद रखना। अब ये लास्ट आप पीडीएफ देखो और इस पीडीएफ से क्वेश्चन आया था हमारे सितंबर अटेम्प्ट में। सितंबर अटेम्प्ट में कोई बच्चा बता सकता है कि ये पर्टिकुलर चीज किस चैप्टर में दे रखी है? किस चैप्टर में दे रखी है? ये आर्टिकल्स के ऊपर मैं पूरा एक स्लाइड लेकर आया हूं, बस इतना करके चले जाना, तुम्हारा काफी हद तक चीजें रिवाइज हो गई हैं। और मैंने जो वीडियो पिन कर रखा है बिल्कुल जरूर से देख लेना बेटा वो, ठीक है ना? यस, क्या बात है।
तो भाई आओ जरा देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। भैया जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस किस आर्टिकल में दे रखा है। आर्टिकल नंबर 268 क्या बोलता है, आओ पढ़ो मेरे साथ। आर्टिकल 268 बोलता है ड्यूटीज लीवीड बाय द यूनियन, मतलब ड्यूटीज लगाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स। लेकिन कलेक्ट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। ये किस में दे रखा है, आर्टिकल 268 में। 269 क्या बोल रखा है, टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट असाइन टू स्टेट्स। कलेक्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, लगाएगा भी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन दे किसको देगा, स्टेट्स को। बात समझ में आ रही है। क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 270 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। टैक्सेस लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन, लगाता भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स एज पर प्रिस्क्राइब इन क्लॉज 2 एंड द स्टेट्स। कहने का मतलब क्या है, क्लॉज 2 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन स्टेट्स एंड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट। आर्टिकल 271 क्या कहता है भाई, देखना पड़ेगा तुमको ये चीज। सरचार्ज ऑन सर्टेन ड्यूटीज एंड टैक्सेस फॉर पर्पस ऑफ द यूनियन। सरचार्ज के ऊपर बात की गई है 271 में, ये सिर्फ और सिर्फ मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। 275 में बात किया गया है स्टैट्यूटरी ग्रांट्स के बारे में। ये ग्रांट्स कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को देती हैं ग्रांट्स। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स के बारे में बात की गई है आर्टिकल 275 में। क्या ये बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है बच्चा। आर्टिकल 282 में क्या होता है, ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक पर्पस, किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए कोई भी ग्रांट्स दिया जाएगा, वो दिया है आर्टिकल 282 में। और यही क्वेश्चन सितंबर में पूछ लिया गया था। 293 लोन्स फॉर एनी पब्लिक पर्पस। भाई 293 और 282 में डिफरेंस देखो, 282 में ग्रांट्स दिए जाते हैं, डोनेशन, 293 में लोन दिए जाते हैं, और दोनों ही पब्लिक पर्पस के लिए दिए जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को। अब भाई जाते जाते मैं तुमको एक बात बता दूं, मैंने आपको क्या क्या करा दिया है और अभी तुमको क्या रिवाइज करना चाहिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां से बता रहा हूं जो तुमको रिवाइज करना ही चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुमको एकदम दिमाग में रखकर जाना चाहिए। भाई याद रखना, तुमको तुमको क्या पूछा जाएगा पेपर के अंदर और तुम्हें क्या ज्यादा पढ़ के जाना चाहिए यहां से। व्हेन इट कम्स टू माइक्रो, बेटा पार्टी जल्दी ध्यान से सुन लो। देखो अगर हम माइक्रो की बात करें तो माइक्रो बहुत सिंपल है और आपको मार्क्स देकर जाने वाली है। तुम ध्यान दे लेना, अगले 5-10 मिनट की और बात सुन लोगे तो तुम्हारे को मैं रोड मैप बना दे रहा हूं। आज अभी 2 घंटे में तुम्हें क्या क्या करना है वो कर लोगे, मजे ही मजे आ जाएंगे। ठीक है ना, बात सुनो। माइक्रो के अंदर चैप्टर नंबर 1 पे आ जाओ, नेचर एंड स्कोप वाले चैप्टर पर। नेचर एंड स्कोप वाले चैप्टर पर आप बहुत ध्यान से प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करके जाइएगा। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन आपको पता है, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करके जाइएगा। वो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम क्या होती है, उसका सॉल्यूशन कौन कौन कर रहा है, किस तरह की इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सोशलिस्ट की क्या है, मिक्स की क्या है। बस इतना पढ़ के चले जाओगे, तुम्हारे के लिए वो पूरा चैप्टर 5 नंबर देने के लिए बैठा हुआ है। इसको अभी 1 घंटे में हो जाएंगे, 1 घंटे के अंदर। जैसे चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करो, चैप्टर नंबर 5 पर आ जाओ, बिजनेस साइकिल, ये भी 5 नंबर देके जाएगा। बिजनेस साइकिल में तुमको पढ़ लेना है कि कितने तरह के लैग्स होते हैं,
लैग्स के ऊपर अब पढ़ लेना, ठीक है? बात समझ में आ रही है? लैग्स याद है ना आप लोग को? फिर टर्निंग पॉइंट्स क्या होते हैं, हर स्टेज कैसी होती है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इतना पढ़ के चले जाओगे 5 नंबर तुमको ही मिल जाएंगे। और मैं बताऊं, ये दोनों चैप्टर में बहुत कम क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे मॉड्यूल में। इनके मॉड्यूल के क्वेश्चन एक बार देख लो, मॉड्यूल के क्वेश्चन देख लो, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात। मैं 1 घंटे मैं तुमको 9 से 10 बजे तक का स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, सुनते चलो। और उसके बाद क्या करना, फिर आएगा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है डिमांड बिहेवियर सप्लाई। ये तुम्हें आता है, तुम इसके ऊपर परेशान मत हो। डिमांड बिहेवियर सप्लाई तुम्हें आता है, बहुत अच्छे से आता है। अब तुमको इसके ऊपर परेशान होने की बात नहीं है। अगर तुम इसको भी रिवाइज करना चाहते हो तो इसमें करीब 100 एमसीक्यूज हैं मॉड्यूल में। सिर्फ मॉड्यूल के एमसीक्यू कर लेना, मॉड्यूल के एमसीक्यू कर लेना, आराम आराम से देखते हुए चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। ये तुमको 10 नंबर दे रहा है। चैप्टर नंबर 3 आया प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में लॉन्ग रन को अच्छे से देख लेना, लॉन्ग रन को अच्छे से देख लेना। बच्चे लॉन्ग रन स्किप करके चले जाते हैं, और ये भी तुमको ज्यादा टेंशन देगा नहीं, ये भी तुम्हें आता है। इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी मैंने तुम्हें करा दी है। अब इसमें तुम क्वेश्चन नहीं भी प्रैक्टिस करोगे चल जाएगा। चैप्टर नंबर 4 ये प्रॉब्लम देगा आपको। चैप्टर नंबर 4 आपको 15 नंबर देने वाला है मेरे भाई। चैप्टर नंबर 4 15 नंबर देगा। अब इस 15 नंबर के लिए तुम्हें क्या करना है, इसमें 3 यूनिट्स हैं, ये ध्यान से देख लेना। सबसे पहला, हर मार्केट की कंडीशन देख लेना। जैसे कि मैं बताता हूं, शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में कौन सी मार्केट किस तरह का प्रॉफिट अर्न करती है। सिर्फ मोनोपोली ऐसी होती है जो लॉन्ग रन में अब नॉर्मल प्रॉफिट इनकर करती है। मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें पता होनी चाहिए। इस यहां पर भी दिक्कत नहीं है, ये 15 नंबर तुम्हें मिल जाएगा। ये माइक्रो तुम 9 बजे से लेकर आज रात में 11 बजे तक आराम से कर डालो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर कर चुके हो बहुत बढ़िया बात है, कोई स्किप करने की दिक्कत ही नहीं है। अब तुम अगर देखो तो यहां से 10 10 20 20 10 30 और 40 45 नंबर तुमको यहां से मिल जाएंगे। अब नेशनल इनकम मैंने आपको पूरा रिवाइज करा दिया है कल शाम को। नेशनल इनकम में जितने न्यूमेरिकल बन सकते थे मैंने सब कुछ करा दिया है। तो ये 15 नंबर मिल जाएंगे आपको इससे। मैं आपको बता रहा हूं, इसकी यूनिट नंबर 2 पर ज्यादा फोकस करना, यूनिट नंबर 2 के ऊपर ज्यादा फोकस करना। आपको यूनिट नंबर 2 को रिवाइज करने में 30 मिनट लगेंगे बस, और कोशिश करना मॉड्यूल से 30 मिनट के अंदर इसके क्वेश्चंस लगा दे। यूनिट नंबर 2 ज्यादा फोकस करके जाना पेपर में। यूनिट नंबर 2 बार बार बोल रहा हूं, यूनिट नंबर 1 तो आसान है, तुम्हें आती है, तुमने 12th में भी पढ़ा था। यूनिट नंबर 2 में 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल, यहां पे परेशानी होगी तुम्हें, ठीक है ना? लेकिन मैंने न्यूमेरिकल करा दिए तो वहां से भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए तुम्हें। बात समझ में आ रही है? तो अभी तुम्हारा बच गया 11 सवा 11 के आसपास, 11:30 तक का समय। अब आती है बात अगली, कौन सी बात? चैप्टर नंबर 10, ये इंडियन इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी में चैप्टर के लास्ट में समरी दे रखी है। इस चैप्टर से तुम्हें फुल फॉर्म पढ़ने हैं, इस चैप्टर से फुल फॉर्म पढ़ने। इस चैप्टर से जो पेपर मॉड्यूल के लास्ट में समरी दे रखा है, सिर्फ समरी पढ़ लो, काम बन जाएगा। अब पूरा चैप्टर पढ़ के इसके एमसीक्यूज लगाने के चक्कर में मत पढ़ना, अननेसेसरी ब्रेकडाउन होगा। बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर। चैप्टर नंबर 9 में इंटरनेशनल ट्रेड में मैंने थ्योरीज तुमको रिवाइज करवा दी हैं। चैप्टर नंबर 9 की भी समरी पढ़ लो एक बार, और इनके एमसीक्यूज लगाने के चक्कर में मत पढ़ना। मैं तुमको बताना चाहता हूं एक बात, बिल्कुल हार्ट टू हार्ट, गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी लेकर आई है 2014 के बाद, 2014 के बाद कौन कौन सी पॉलिसी आई हैं, ये पढ़ लो। गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी लेकर आई है 2014 के बाद। हर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को अच्छा समझती है, बच्चों को भी चाहती है कि वो अच्छी अच्छी बात समझे करंट गवर्नमेंट के पास। तो 2014 के बाद जितनी भी पॉलिसीज आई हैं, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हो, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी के अंदर हो, आप ये करके जाना, आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा।
बात समझ में आ रही है आपको? अब एक और बात याद रखना, जो तुम्हारा इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड में ना टैरिफ के ऊपर बात जरूर पढ़ के जाना। कौन से टैरिफ लगाए हुए हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज क्या होती है, कौन कौन से मेजर्स लगाए हैं सरकार ने, ये जरूर देखकर जाइएगा। नॉन टेक्निकल मेजर्स क्या थे, नॉन टेक्निकल मेजर्स क्या थे, तुमको चैप्टर काफी आसान है ये। साथ में जीएटीटी क्या है, डब्ल्यूटीओ क्या है, इसकी बात देख के चले जाना। क्लियर? बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में और मत जाना, अननेसेसरी आप परेशान होगे, पेपर में डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चा पार्टी? इसके बाद थोड़ी सी बातें एफडीआई और एफपीआई के ऊपर भी देख लेना, ये इंटरनेशनल ट्रेड में दे रखा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए बेटा, ठीक है ना? ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो तुम्हें रिवाइज करने हैं अब। क्लियर है बच्चा? अब आते हैं चैप्टर नंबर 8 और 7। सबसे जो दुख भरी दास्तान है वो चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 की मैंने थ्योरी आपको रिवाइज करा दी है, जितनी रिवाइज कर सकते थे, जितनी तुम्हारे दिमाग में बैठ सकती है। इसको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब इसकी जो यूनिट नंबर 2 है उस पर फोकस कर लो। इसकी यूनिट नंबर 2, ये M1 मेजर क्या होता है, M2 क्या होता है, M3 क्या होता है और इसके नए एग्रीगेट्स क्या हैं, ठीक है ना? लिक्विडिटी एग्रीगेट्स क्या है, न्यू मॉनिटरी एग्रीगेट्स क्या है, इसको देखकर चले जाना बस। बस भैया बस। और मेरी अब जाते जाते लास्ट बात मैं जो तुमको बता रहा हूं वो और देखने की तुम्हें जरूरत है। मनी मार्केट से इतना करके चले जाओगे, तुम्हारा लगभग लगभग तुम्हें यहां से क्वेश्चंस उठाने के लिए मिल जाएंगे। अब एक बात जो पब्लिक फाइनेंस में तुम्हें देखनी जरूरी है वो है फिस्कल पॉलिसी। याद रखना, ये यूनिट नंबर 4 के अंदर है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट के क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? एक तो टैक्स इंस्ट्रूमेंट्स होता है, पब्लिक बोरोइंग होती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है। ये गवर्नमेंट के टूल्स होते हैं। इसकी एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या होती है? याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी क्या होती है? एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी क्या है, ये करके जाना। ये क्वेश्चन मिल जाएगा, मैं आपको तुरंत एक्सप्लेन भी कर देता हूं। ये देखो भैया, अगर मैं ये बात बोलूं इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन का रीजन क्या होगा? इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। डिमांड क्यों बढ़ रही है? इनकम बढ़ रही है। तो इन्फ्लेशन को सही कैसे किया जाए? इनकम को कॉन्ट्रैक्ट करके। इन्फ्लेशन के समय लगती है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट कर दो। अब कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी कैसे लग सकती है? टैक्स बढ़ा दो, पब्लिक बोरोइंग बढ़ा दो, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर दो। बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? अब डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? प्राइस कम है प्रोडक्ट के क्योंकि डिमांड कम है। डिमांड कम है क्योंकि इनकम कम है। इनकम को एक्सपैंड कर दो, इनकम को बढ़ाओ, एक्सपैंड कर दो। तो डिफ्लेशन के समय लगती है एक्सपेंशनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या होता है? टैक्सेस को कम कर दो, पब्लिक बोरोइंग को कम कर दो, पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा दो। ये फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी बात है, या तो एक्सपेंशनरी या तो कॉन्ट्रैक्शनरी, पेपर में कल रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? ये बात ऐसी है जो तुम्हें बड़ी हेल्प करके चली जाएगी। अब एक और बात देखना, सरकार हमेशा यह चाहती है कि बजट के ऊपर उससे बात की जाए। बजट कौन बनाता है? बजट के अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? बजट की प्रेजेंटेशन क्या है? ठीक है ना? बजट कैसे प्रेजेंट किया जाता है? बजट के अंदर कौन से बिल लगते हैं? राज्यसभा लोकसभा में क्या होता है? बस ये थोड़ी सी बात इसमें देखकर चले जाना। इतना कर लोगे
इतना पढ़ के चले जाओगे तो मेरे हिसाब से कल आपके पेपर में आपको सारी सारी हेल्प हो जाएगी और आराम से आप पेपर क्लियर कर रहे होगे। ठीक है बच्चा पार्टी, थोड़ा सा भरोसा रखेंगे, आपका पेपर अच्छा होगा। ओम साई राम। जब भी कोई लगे दिक्कत आ रही है, हनुमान चालीसा जपते हैं और पेपर देने जाते हैं। मेरा नाम है शुभम जगदीश। विश यू लक, लॉट्स ऑफ लव। उनको कर दो बंद और पढ़ना शुरू कर दो। अब बहुत ज्यादा यूट्यूब पर समय ना बिताना, ये मैं पर्सनली बोल रहा हूं। और अब 4-5 घंटे जो बचे हैं उस पर जम के पढ़ाई कर लो, जो बताया वो कर लो। ठीक है बच्चे बाड़ी, सी यू, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।